मैं डॉक्टर शालिनी द्विवेदी। मैं इंदिरा आईवीएफ प्रयागराज सेंटर पे एज अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एडवांसमेंट्स इन आईवीएफ, यानी आईवीएफ के क्षेत्र में क्या नई नई एडवांस चीज़ें आई हैं जिससे कि हम बेहतर रिजल्ट दे पा रहे हैं, बेटर सक्सेस रेट दे पाए हैं और किन से हम निसंतान दंपतियों को प्रेगनेंसी दे पा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं आईवीएफ होता क्या है, आईवीएफ एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हम कृत्रिम तरीके से, जिसमें कि हम एक भ्रूण को तैयार करते हैं, जिसमें कि महिला के अंडे लेके और पुरुष के शुक्राणु से उसको मिलाकर उसको हम बाहर फर्टिलाइज करते हैं और फिर जब भ्रूण तैयार हो जाता है फिर उसको हम महिला के बच्चेदानी में प्रत्यारोपण कर देते हैं। आईवीएफ की शुरुआत अगर हम जानना चाहें तो ये सन 1978 में हुई थी। जो पहली बच्ची आईवीएफ द्वारा पैदा की गई उसका नाम है लुई ब्राउन। अब लुई ब्राउन भी 40 साल की हो चुकी हैं और हमारे दो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर पीजी आरजी एडवर्ड्स एंड डॉक्टर पीसी स्टेक्टर, जिन्होंने आईवीएफ की शुरुआत करी। उन्होंने जो लुई ब्राउन की मदर थी, जिनकी दोनों ट्यूबें बंद थी, उन्होंने उनमें शोध किया और उनमें आईवीएफ प्रक्रिया पहली बार करी, जिसके द्वारा लुई ब्राउन उत्पन्न हुई। तो आज से अगर मैं 40 साल देखूं तो आईवीएफ का भी अपनी एक जर्नी रही है। एक दौर से दूसरे दौर में आने में क्या क्या एडवांसमेंट्स, क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या नई नई चीजें आई हैं। आईवीएफ में रोज कुछ न कुछ नया आता ही जा रहा है। शुरुआती दौर में जो आईवीएफ की टेक्निक्स थी वो इतनी सक्षम नहीं थी और रिजल्ट रेट भी लगभग 15 से 20% हुआ करता था, पर इन 40 सालों में हमने उसी रिजल्ट को 70 से 75% तक पहुंचा दिया है। शुरुआती दौर में जब आईवीएफ की शुरुआत हुई तो जो महिला के अंदर से oocytes हम रिट्रीव करते थे, मतलब कि जो महिला के वो इंजेक्शंस लगा के जो हम अंडे बड़े करते थे उनको निकालने की टेक्निक में हम उनको लैप्रोस्कोपी द्वारा निकालते थे, लैप्रोस्कोपिक रिट्रीवल करते थे, जो कि एक मेजर सर्जरी हो जाती थी और दूसरी चीज इसमें अपने अलग कॉम्प्लिकेशन काफी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा उसके साथ टीवीएस यानी ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी का जब प्रचलन आया तो उससे हमें अपनी इस प्रक्रिया में काफी आसानी होने लगी। अब हम वजाइनली प्रोब डाल के वहां से हम oocyte रिट्रीवल बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिसके अपने कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं। जो तीसरी उपलब्धि में मिली वो है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर क्या है कि जहां हम आईवीएफ के दौरान पहले तीसरे दिन का भ्रूण प्रत्यारोपित कर देते थे या इम्प्लांट कर देते थे, अब वो चीज हम नहीं करते। अब हम भ्रूण को 5 दिन तक ब्लास्टोसिस्ट कल्चर मशीन में उसको ग्रो करते हैं और 5 दिन बाद हम उसका असेसमेंट करते हैं। हम इसे 5 से 6 दिन तक देख सकते हैं। उस असेसमेंट में ये देखते हैं कि कौन सा जो भ्रूण है, जो भी अच्छे भ्रूण होते हैं जो आगे हमें प्रेगनेंसी दे सकते हैं, 5 दिनों में उनकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है और उनसे हमें पता चल जाता है, हम सेलेक्टिव काम कर सकते हैं कि हमें ये 2 अच्छे भ्रूण हैं और इनको हम अलग करेंगे और इन भ्रूणों से हम आगे चल के इस प्रोसीजर को पूरा करेंगे। उसके बाद जो चीज आती है वो लेजर असिस्टेड हैचिंग, एलएएच। लेजर असिस्टेड हैचिंग कुछ महिलाओं में काफी कारगर होती है, जैसे जिन महिलाओं में उम्र बहुत ज्यादा है या डायबिटीज या पीसीओडी की शिकायत है, उन महिलाओं में अगर हम लेजर असिस्टेड हैचिंग करते हैं तो उसमें और बेहतर रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन महिलाओं में हम फ्रीजिंग कर रहे हैं उनमें जो बाहर की परत होती है, भ्रूण की जो पहले सजा होती है, वो काफी मोटी या थिक हो जाती है। उसको लेजर द्वारा हम ट्रांसफर करने से पहले काटते हैं और फिर हम ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि इम्प्लांटेशन रेट बेटर हो जाता है, यानी बहुत अच्छी दर पे प्रेगनेंसी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब के अलावा विट्रिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसने कि आईवीएफ में की सक्सेस रेट को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया। विट्रिफिकेशन क्या होता है कि इसे हम रैपिड कूलिंग टेक्निक है ये बेसिकली। इसमें हमने किया क्या कि जो मान लीजिए अगर हमें किसी के एग फ्रीज करने हैं या एम्ब्रियोज फ्रीज करने हैं या सीमेन फ्रीज करना है, तो अगर हम किसी चीज को फ्रीज करते हैं, इसे जमाते हैं, जैसे हम फ्रिज में किसी चीज को जमाते हैं तो होता क्या है कि वो बर्फ का रूप ले लेता है। लेकिन विट्रिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमने ये देखा कि बर्फ बजने के बजाय जो सेल का लिक्विड पोर्शन है वो एक ग्लास लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिससे कि वो बर्फ नहीं बन पाता है। इसलिए जब वो थॉ किया जाता है या फिर उसको जब दोबारा से गर्म किया जाता है तो उस दौरान उसकी सेल्स खराब नहीं होती, यानी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो विट्रिफिकेशन से आईवीएफ के रिजल्ट्स में बहुत बढ़ोतरी हुई है। विट्रिफिकेशन का फायदा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जैसे पहले हम फ्रेश ट्रांसफर करते थे, तीसरे दिन भ्रूण बना के हम ट्रांसफर कर देते थे, वो चीज हम नहीं करते हैं।
हम क्या करते हैं कि हमने भ्रूण तैयार किया, हमने ब्लास्ट बनाया, 5 दिन का भ्रूण तैयार किया, हमने उसमें से देखा कि कौन से ऐसे अच्छे भ्रूण हमें लग रहे हैं जो कि प्रेगनेंसी देने में ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। उन भ्रूण को, जो ए ग्रेड एम्ब्रियोज हमारे बनते हैं, उनको हम फ्रीज कर देते हैं। अब ये फ्रीजिंग की टेक्निक क्या है, ये इसका फायदा क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रीजिंग की टेक्निक यानी जो विट्रिफिकेशन हम कर रहे हैं, इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटेड क्रायोप्रोटेक्टेंट्स होते हैं, जिससे कि हम ये जो सेल्स होती हैं इनको डिहाइड्रेट कर देते हैं। और इनके अंदर का जो डिहाइड्रेशन जो हम कर रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर का जो लिक्विड पदार्थ है उसे हमने ग्लास लाइक स्ट्रक्चर में बदल दिया। उसके बाद हम इनको छोटी छोटी स्ट्रॉज आती हैं, उनमें हम इनको फ्रीज कर देते हैं लगभग -196 डिग्री पर। इससे फायदा एसिड फ्रीजिंग से एम्ब्रियो को हो ना हो, लेकिन इस जो हमारी आईवीएफ की प्रक्रिया है उसमें काफी मदद मिलती है। क्योंकि जब हम प्रक्रिया करते हैं तो जिन महिलाओं को हम बहुत सारे इंजेक्शन लगाते हैं एम्ब्रियो बढ़ाने के लिए, और हम जब तो उन इंजेक्शन का जो एक प्रभाव, मतलब जो प्रभाव होता है वो बच्चेदानी पे भी पड़ता है, उसकी परत पे, बच्चेदानी पे, उसके सेल्स टिश्यू सब पे पड़ता है। तो जिसके चलते क्या होता है कि अगर हम उसी साइकिल में यानी फ्रेश ट्रांसफर करते हैं तो कभी कभी प्रेगनेंसी रेट उतने अच्छे नहीं होते। लेकिन अगर हम एम्ब्रियो को फ्रीज कर दें, विट्रीफाई कर दें, और उसको बाद हम अगर बच्चेदानी को तैयार करें, यानी उस साइकिल में हम उसे ट्रांसफर ना करके उस साइकिल को वैसा ही छोड़ दें, महिला को महीना आने दें, और महीने के बाद उसे दवाइयाँ दे के उसकी बच्चेदानी को अच्छे से हम तैयार कर सकें, ताकि जो हार्मोन्स का प्रभाव है वहां से हट जाए, तो उस केस में हमें बेटर रिजल्ट्स मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ये जो टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ और जो सुनने में हो सकता है आपको बहुत आसान लगते हैं, ये इतने आसान भी नहीं होते हैं, इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होता है। और विट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है और थॉइंग का जो प्रोसेस है, यानी जब हम एक बार प्रूव करने के बाद एम्ब्रियोज को फ्रीज कर देते हैं और दोबारा उनको जब निकालते हैं, तो उसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट का एक्सपर्टीज है उसका बहुत रोल होता है। ये चीज़ें सुनने में आसान हो सकती हैं, पर ये करने में इतनी आसान नहीं होती हैं, क्योंकि हम ह्यूमन एम्ब्रियोज को हैंडल कर रहे हैं। इस वजह से हमें इसमें बहुत अलर्टनेस चाहिए होती है और बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। अब जो रिसेंट हमारे पास एडवांसेस हैं, उनमें देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है ओवेरियन टिश्यू फ्रीजिंग। ओवेरियन टिश्यू फ्रीजिंग में क्या करते हैं, जैसे जो फीमेल्स हैं जिनमें किन्हीं कारणवश हम oocytes फ्रीज नहीं कर पा रहे हैं, ओवेरियन टिश्यू फ्रीजिंग अभी एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक ही है। इस पर भी बहुत सारा लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ना बहुत सारा इस पर काम किया गया है। लेकिन ऐसा पाया जैसे जिन फीमेल्स में कीमोथेरेपी प्लान है, या फिर जो अभी oocyte रिट्रीवल के लिए तैयार नहीं है, जो और जिनमें oocyte रिट्रीवल करना आसान नहीं है, उन पेशेंट्स में मोस्टली हम ओवेरियन टिश्यू फ्रीजिंग भी करते हैं। इसके अलावा हम जेनेटिक स्क्रीनिंग यानी जेनेटिक टेस्टिंग जो हम लोग अब करनी शुरू करी है, जिससे कि हमें बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता चल जाता है, और उनको हम जो भ्रूण तैयार करते हैं उनमें हम ये टेक्निक्स इस्तेमाल करके ऐसे भ्रूणों को ट्रांसफर करने से रोक सकते हैं, या अच्छे से अच्छे भ्रूण ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जो प्री जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं उसमें हम बहुत सारी डिजीजेस के लिए की जाती हैं, तो उनमें कुछ होती है जो मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस। अगर हमें पता है कि पेरेंट्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस की हिस्ट्री है, तो उनसे द्वारा बनाए गए जो एम्ब्रियोज हैं उनमें हम प्री जेनेटिक टेस्टिंग करके सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए देख सकते हैं कि अगर हमें ऐसा डिफेक्ट मिलने की संभावना है, तो फिर हम उन एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करना अवॉइड करें। ऐसे एनुप्लॉइडीज के लिए हम करते हैं, तो उसे हम PGT-A कहते हैं। एनुप्लॉइडीज जैसे डाउन सिंड्रोम, अब क्योंकि हमारे पास इतने सारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, जिससे कि हम प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्री जेनेटिक टेस्टिंग करके भी इन सब बीमारियों का पता कर सकते हैं। मोस्टली डाउन सिंड्रोम उन महिलाओं में जो होता है जो कि एल्डरली प्रेग्नेंट होती है, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा एज में अपना बच्चा करते हैं, उनमें उन बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। प्री जेनेटिक टेस्टिंग करने से हमें एक तो रिजल्ट रेट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और बहुत सारी ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाले बच्चे पैदा होने से हम रोक सकते हैं। क्योंकि ऐसा बच्चा अगर पैदा हो जाता है तो माता और पिता दोनों के लिए पूरी लाइफ, और उस बच्ची के लिए पूरी लाइफ बहुत डिवास्टेटिंग हो जाती है।